हम ब्रिटेन के संविधान का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें आज हमारा टॉपिक होगा मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री। तो सबसे पहले इसमें हम मंत्रिमंडल के बारे में जानेंगे। जैसा कि हमें पता है या हम जानते हैं कि ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली है और संसदीय प्रणाली में दो तरह की कार्यपालिकाएँ पाई जाती हैं। जैसे संसदीय शासन में कार्यपालिका का एक औपचारिक प्रधान होता है तथा दूसरा कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। सत्ता का प्रयोग औपचारिक प्रधान के नाम से किया जाता है, किंतु वास्तविक सत्ता या वास्तविक रूप में सत्ता का प्रयोग औपचारिक प्रधान नहीं बल्कि वास्तविक प्रधान करता है। ब्रिटेन में सम्राट कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है और कैबिनेट कार्यपालिका की वास्तविक प्रधान होती है, अर्थात कार्यपालिका के सभी कार्य मंत्रिमंडल के द्वारा ही किए जाते हैं। अब इसमें देखना है कि मंत्रिमंडल होती क्या है या कैबिनेट क्या है। तो इसमें बताना है कि मंत्रिमंडल का अर्थ उस राजनीतिक समिति से है जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करती है। इसमें देखना है कि मंत्रिमंडल का आकार या गठन कैसे होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है और उस नियुक्ति में प्रधानमंत्री सम्राट के द्वारा नियुक्त किया जाता है और सम्राट भी उसी व्यक्ति को आमंत्रित करता है जो सदन में या जो दल बहुमत में होता है, वहाँ पर वो अपना विवेक का प्रयोग नहीं कर सकता है। इसके बाद मंत्रियों की नियुक्ति भी सम्राट के द्वारा की जाती है, लेकिन वो नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से ही हो सकती है। निर्माण का जो नियंत्रण है प्राप्त होने के बाद प्रधानमंत्री अपने सहयोगियों की सूची सम्राट को देता है और सम्राट के द्वारा इनके नामों की घोषणा कर दी जाती है। अर्थात प्रधानमंत्री नियुक्त होने के बाद विधानमंडल या विधान परिषद के सदस्यों की सूचियां, नामों की सूचियां सम्राट को सौंपी जाती हैं और सम्राट उस नामों की घोषणा कर देता है। परंपरा के अनुसार मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। ऐसा वहाँ इंग्लैंड में नियम बना हुआ है या परंपरा है कि वो संसद का सदस्य होना चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति को जो नियुक्ति के समय संसद का सदस्य ना हो, केवल 6 माह की अवधि के लिए मंत्री बनाया जा सकता है। इस बीच में या तो उसे लॉर्ड की उपाधि देकर लॉर्ड सभा का सदस्य बना लिया जाएगा या वह उपचुनाव में किसी निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आएगा। मंत्रिमंडल में दोनों ही सदनों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है, लेकिन इन 6 महीनों में उसे कोई सदस्यता प्राप्त नहीं होती है तो उसे मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। इसके बाद हम देखेंगे कि मंत्रिमंडल की सदस्य संख्या निश्चित करना, उनके स्तर निर्धारित करना और उनमें विभागों का वितरण करना भी प्रधानमंत्री का कार्य होता है। ब्रिटेन के अंदर 1937 के सम्राट मंत्री परिनियम के अनुसार वर्तमान समय में मंत्रिमंडल को 20 तरीके के पद दिए गए हैं, जो उनका बंटवारा प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। अब आता है मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल। कई बार इसमें लोगों का विचार एक जैसा होता है कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का भाग तो है, लेकिन दोनों में अंतर है, क्योंकि सारे कार्य मंत्रिमंडल के द्वारा किए जाते हैं, मंत्रिपरिषद के द्वारा नहीं किए जाते हैं। इसमें और भी कुछ अंतर पाए जाते हैं, जैसे मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या 70 से 90 तक हो सकती है, जबकि मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या 18 और 22 के बीच में ही होती है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद में जो पद हैं उनका भी अंतर पाया जाता है। इसमें कई प्रकार के पद बनाए गए हैं। इसमें सबसे पहला होता है मंत्रिमंडल के स्तर के मंत्री होते हैं। दूसरा होता है मंत्रिमंडल के स्तर के मंत्री तो होते हैं, लेकिन वो उसके स्थायी सदस्य नहीं होते। अगला है इसमें अन्य मंत्री और अगला है इसमें राज्य मंत्री। इसके बाद इसमें आता है संसदीय उपसचिव, उसके बाद जूनियर बोर्ड या लॉर्ड और इसके लास्ट में आता है संसदीय निजी सचिव। इसके अलावा इनके वेतन में भी अंतर पाया जाता है। जो मंत्रिमंडल के मंत्रियों को वेतन मिलता है, उसके अन्य मंत्रियों को यानी मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों को
उसका आधा वेतन ही प्राप्त होता है। इसके बाद हम इसमें देखेंगे कि मंत्रिमंडल की कार्य और शक्तियाँ क्या हैं। तो सबसे पहले इसकी हम कार्यपालिका की संबंधी जो शक्तियाँ हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे। इसमें कई प्रकार की शक्तियाँ मंत्रिमंडल के पास हैं। पहली है इसमें राष्ट्रीय नीति का निर्धारित करना, यानी जब भी राष्ट्र के बारे में कोई नीति या नियम बनाए जाते हैं तो उसके लिए मंत्रिमंडल का ही योगदान या परामर्श होता है या लिया जाता है। इसमें दूसरा भी है कि ये राष्ट्रीय कार्यपालिका का सर्वोच्च नियंत्रण भी इसी मंत्रिमंडल का होता है, अर्थात सम्राट की समस्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल ही करता है। राजनयिक स्तर के प्रमुख पदाधिकारियों का चयन मंत्रिमंडल ही करता है। सम्राट इन्हें केवल औपचारिक रूप से नियुक्त ही करता है। संसद में प्रशासन संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका उत्तर भी मंत्रिमंडल को ही देना होता है। इसके अलावा मंत्रिमंडल आपस में समन्वय स्थापित भी करता है। मंत्रिमंडल समस्त विभागों में नीति संबंधी समन्वय स्थापित करके इस बात का प्रयत्न करता है कि विभिन्न विभागों में और अधिकार क्षेत्रों में संबंधों में कोई आपस में विवाद पैदा ना हो। इसके बाद कार्यपालिका के बाद इसका कार्य शक्ति है व्यवस्थापन कार्य शक्तियाँ। इसमें बताना है कि वर्तमान समय में मंत्रिमंडल न केवल प्रशासनिक कार्य करता है बल्कि विधि निर्माण के क्षेत्र में भी संसद का नेतृत्व और पथ प्रदर्शन करता है। मंत्रिमंडल न केवल राष्ट्रीय नीति निर्धारित करता है बल्कि शासन की सर्वोच्च नीति और कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक कानूनों का निर्माण भी मंत्रिमंडल ही करता है। सरकारी अधिकारी वैधानिक परामर्श के आधार पर विभिन्न विधेयकों का प्रारूप तैयार करते हैं। मंत्रिमंडल उन्हें अंतिम स्वीकृति देता है तथा संसद के से प्रस्तावित करवाता है और बहुमत के समर्थन में उन्हें पास कराता है। अपने राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होने के कारण मंत्रिमंडल का संसद पर नियंत्रण रहता है और मंत्रिमंडल ही समस्त विधि निर्माण कार्य के लिए उत्तरदायी होता है। संसद का अधिवेशन बुलाने और स्थगित करने का कार्य सम्राट मंत्रिमंडल के परामर्श से ही करता है। इसके बाद देखेंगे हम इसके तीसरे कार्य वित्तीय कार्य। इसमें हमें बताना है कि बजट वित्त मंत्री अपनी देख रेख में तैयार कराता है, किंतु बजट के मूल प्रस्ताव और आधार मंत्रिमंडल द्वारा ही निश्चित किए जाते हैं। मंत्रिमंडल को लोक सदन के बहुमत का जो समर्थन प्राप्त होता है उसके कारण किसी भी कर या अनुदान की मांग में कोई कटौती लोक सदन के द्वारा मंत्रिमंडल की सहमति के बिना नहीं की जा सकती है। इसके अलावा इसमें कुछ और अन्य कार्य भी मंत्रिमंडल के पास हैं, जैसे राजा द्वारा क्षमा के विशेषाधिकार का प्रयोग मंत्रिमंडल विशेषतः गृह मंत्री के परामर्श पर ही किया जाता है और राजा द्वारा उपाधियों का वितरण भी प्रधानमंत्री के परामर्श भी किया जाता है और ब्रिटिश सम्राट द्वारा देश और विदेश की जाने की समस्त नियुक्तियां मंत्रिमंडल के परामर्श पर ही की जाती हैं और लास्ट में मंत्रिमंडल न्यायालयों के न्यायाधीशों लॉर्ड चांसलर के परामर्शानुसार ही सम्राट द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यह है हमारा मंत्रिमंडल। इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को। इसमें हमें बताना है कि सैद्धांतिक रूप से प्रधानमंत्री की नियुक्ति सम्राट द्वारा ही की जाती है। इसको हम पहले ही बता चुके हैं आपको, किंतु व्यवहार में लोक सदन के बहुमत दल के नेता को ही सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री इसमें अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री की योग्यता के लिए प्रधानमंत्री के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। इस संबंध में ये परंपरा ब्रिटेन में स्थापित हो चुकी है कि प्रधानमंत्री लोक सदन का ही सदस्य होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। इसके बाद भी हम अब देखेंगे प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और कार्य। जैसा हमने पहले मंत्रिमंडल बताया
कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल मिलकर ही सारे कार्य और शक्तियों का प्रयोग करते हैं। इसमें भी हमें मंत्रिमंडल को साथ रखकर ही प्रधानमंत्री की शक्तियों और कार्यों को देखना होगा। तो प्रधानमंत्री बहुत सारे काम करता है। इसमें पहला है मंत्रिमंडल का निर्माण करना। जैसा आपने मंत्रिमंडल निर्माण में हमने पढ़ाया था कि प्रधानमंत्री नियुक्त होने के बाद सबसे पहला कार्य करता है मंत्रिमंडल का निर्माण करना, जिसके सहयोग से वो सारे प्रशासनिक कार्यों का संचालन करता है। उसके बाद होता है मंत्रिमंडल का कार्य संचालन करना, अर्थात प्रधानमंत्री ने न केवल मंत्रिमंडल का निर्माण करता है बल्कि उसकी समस्त कार्रवाई का संचालन भी करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व भी करता है और मंत्रिमंडल की कार्यविधि यानी एजेंडा पर भी उसका नियंत्रण होता है। अगला कार्य होता है उसका मंत्रिमंडल का अंत करना, अर्थात विधि के अनुसार मंत्रियों को पद से हटाने का अधिकार सम्राट का विशेषाधिकार है, लेकिन व्यवहार में ये परंपरा स्थापित हो चुकी है कि इस अधिकार का प्रयोग वह प्रधानमंत्री की मंत्रणा या सलाह पर ही करेगा। प्रधानमंत्री को अधिकार है कि वह अपने एक या अधिक सहयोगियों को पद से हटा सकता है तथा संपूर्ण मंत्रिमंडल के अंत की सिफारिश भी वह सम्राट से कर सकता है। इसके बाद दूसरे अन्य कार्यों में इसका आएगा शासन पर नियंत्रण करना, यानी सिद्धांत रूप में देश का शासक प्रमुख राजा होता है, किंतु व्यवहार में शासन प्रमुख के सभी अधिकारों का प्रयोग प्रधानमंत्री द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद इसमें कार्यों में शामिल करेंगे हम परराष्ट्र संबंधों का संचालन, यानी अन्य राष्ट्रों से संबंध बनाने का संचालन। से बताना है कि परराष्ट्र मंत्रालय चाहे उसके पास हो या ना हो, यानी प्रधानमंत्री के पास परराष्ट्र मंत्रालय उसके पास है या नहीं है इसका फर्क नहीं पड़ता, लेकिन परराष्ट्र संबंध के सुचारू संचालन का अंतिम दायित्व उसका ही समझा जाता है। दूसरे देशों के साथ किए जाने वाले महत्वपूर्ण संबंधों पर ब्रिटेन की ओर से परराष्ट्र मंत्री के द्वारा नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के द्वारा ही हस्ताक्षर किए जाते हैं। इसके बाद इसमें आएगा लोकसदन का नेतृत्व। इसमें हम बताएंगे कि लोकसदन के बहुमत नेता को प्रधानमंत्री पद प्राप्त होता है और उसके द्वारा शासन प्रमुख के साथ साथ लोकसदन के नेता के रूप में भी कार्य किया जाता है। समस्त सरकारी विधेयक उसके निरीक्षण में तथा उसके परामर्श के अनुसार ही तैयार किए जाते हैं और वार्षिक आय व्यय तैयार करने में भी प्रधानमंत्री का प्रमुख योगदान या हाथ रहता है। प्रधानमंत्री सम्राट को लोकसदन को विघटित करने की सिफारिश करता है और सम्राट साधारणतः उसे अस्वीकार नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री के हाथ में यह बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र होता है जिसके आधार पर वह लोकसदन के सदस्यों को अनुशासित और नियंत्रित भी रखता है। इसके कार्य में अगला आएगा मंत्रिमंडल और सम्राट के बीच की कड़ी, अर्थात मंत्रिमंडल के जो निश्चय होते हैं, शासन संबंधी जो निर्णय होते हैं, उनकी सूचना प्रधानमंत्री सम्राट के पास पहुंचाता है। इनके संबंध में सम्राट द्वारा किए गए परामर्श को वह मंत्रिमंडल के बीच तक भी पहुंचाता है, अर्थात जो कार्य मंत्रिमंडल के साथ होता है उसकी सूचना सम्राट को दी जाती है और जो सम्राट के द्वारा जो बातें कही जाती हैं उनको मंत्रिमंडल तक पहुँचाने का कार्य वहाँ प्रधानमंत्री ही करता है। इसके बाद इसके कार्यों को शक्तियों के बारे में एक लास्ट टॉपिक आएगा। प्रधानमंत्री राष्ट्र का नायक होता है, अर्थात इसमें बताना हमें कि वर्तमान समय में सामान्य निर्वाचन प्रधानमंत्री का ही निर्वाचन होता है, अर्थात राजनीतिक दलों के द्वारा अपनी नीतियों के आधार पर नहीं बल्कि अपने नेता के व्यक्तित्व के आधार पर ही चुनाव लड़े जाते हैं, अर्थात वहाँ पार्टी का योगदान ज़्यादा ना होकर उस व्यक्ति का योगदान ज़्यादा होता है जिसका नाम प्रधानमंत्री पद के लिए घोषित किया गया हो। धन्यवाद।